27 फरवरी 1994 की रात 9:30 बजे के आसपास सेलेना टेक्सास पुलिस डिपार्टमेंट के पास काफ़ी सारे इमरजेंसी कॉल्स आए और जैसे ही उन पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने उस कॉल को उठाया, बट ये कॉल नॉर्मल इमरजेंसी कॉल नहीं थी, क्योंकि रिस्पॉन्ड करते हुए जैसे ही पुलिस वालों ने वो फ़ोन उठाया, उनको एक बहुत ही अजीब सी शांति सुनाई दी। और जब ये लोग इन कॉल्स को ट्रेस करते हुए उस लोकेशन पर गए तो इन लोगों को बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ वहाँ पर मिली, जो आज तक लोगों के माइंड में अपना डर बनाकर बैठे हुए हैं। 1980s में अमेरिका के टेक्सास के अंदर रहने वाला ये मेबल परिवार, जिसके अंदर ट्रेविस मेबल, उसकी पत्नी ओलिविया मेबल और उनका एक बिल्कुल नवजात बच्चा एडन मेबल, ये 3 लोगों का परिवार अपने लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ रहा था, क्योंकि ये लोग शहर की बिजी लाइफ के अंदर रह रहकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उससे इनको बाहर निकलकर अपने खुद की जिंदगी अलग तरीके से जीनी थी। इसलिए ट्रेविस ने अलग अलग इलाकों के अंदर बड़े बड़े घर देखने शुरू कर दिए और फाइनली टेक्सास के छोटे से गांव सेलेना के अंदर इनको 13 एकड़ की जमीन के अंदर बना हुआ ये फार्म हाउस टाइप मिल गया। एक बहुत बड़ा विला मिला और जैसे ही ये लोग इस विले को देखने के लिए पहुंचे, इन लोगों ने डील पक्की तुरंत फाइनल कर दी। जी हाँ, हमें ये विला पसंद है और हम इसको जल्दी ही खरीदने वाले हैं। पैसे देकर डील फाइनल हो चुकी थी और 1984 के आसपास ये लोग इस घर के अंदर शिफ्ट भी हो चुके थे। इस घर के अंदर रहते हुए इनकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चली। ट्रेविस अपने काम पर जाता, ओलिविया अपने घर में रहती, अपने बच्चों की देखभाल करती। बच्चा एडन अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। एडन के काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे दोस्त भी बन चुके थे। इस गांव के अंदर रहते हुए ये सारे लोग कभी किसी और के घर पर जाकर खेलते, कभी एडन के घर पर आकर खेलते। नॉर्मली जिंदगी इस परिवार की चल रही थी। बट टाइम आ चुका था 13 मार्च 1990 यानी 13 ऑफ मार्च 1919 का। ये दिन भी इस परिवार के लिए और दिनों की तरह बिल्कुल नॉर्मली शुरू हुआ। ट्रेविस सुबह सुबह अपने काम धंधे पर निकल चुका था। ओलिविया अपने किचन के अंदर अपने कामों में बिजी थी और तभी उसके पास उसका 7 साल का बेटा एडन आया और उसने कहा कि मम्मा, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ और आज मैं स्कूल नहीं जा रहा, तो आप मुझे आज प्लीज़ पूरा दिन खेलने देना, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे होंगे। बट ओलिविया ने उसे साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम कहीं और बाहर नहीं जाओगे। अगर तुम्हें खेलना है तो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर खेलना, अपनी ही फेंसिंग के अंदर रहना, और भी अपने दोस्तों को बुलाना हो तो तुम बुला सकते हो। एडन ने कहा ठीक है, मैं उनको भी बुला लूँगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा खुद एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन ओलिविया ने उसको बाहर जाने से पहले उसको अच्छे से कपड़े पहनाकर अपने घर से बाहर खेलने के लिए भेजा और कहा कि तुम टाइम से खेलकर वापस जल्दी आ जाना, क्योंकि आज मैं लंच बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, इसलिए बिल्कुल भी देरी मत करना। एडन ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल टाइम से पहले ही आ जाऊँगा। ये कहकर एडन अपने घर के मेन गेट को बंद करते हुए अपने घर से बाहर निकला और सीधा अपनी प्रॉपर्टी के अंदर खेल रहा था। ओलिविया किचन में काम करती हुई किचन में लगी हुई इस खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका बेटा बाहर खेल रहा है, आराम से इधर उधर चक्कर लगा रहा है। उसके खिलौने भी काफ़ी सारे वहीं पड़े हुए हैं। बट काम करते करते ओलिविया अपने कामों के अंदर इतनी बिजी हुई कि उसका ध्यान उस खिड़की से हटा और तकरीबन दोपहर के 2:30 पौने 3 का टाइम हो चुका था। ओलिविया ने घड़ी की तरफ देखा और घर के बीच में जाकर एडन को आवाज़ें लगाने लगी कि क्या पता एडन खेलकर वापस घर आ चुका हो। बट उसकी काफ़ी सारे आवाज़ें लगाने के बाद भी एडन की तरफ से उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसने घर के सारे कमरे चेक कर लिए, एडन घर के अंदर मौजूद ही नहीं था। परेशान होकर ओलिविया अपने घर के बाहर निकली कि एडन कहाँ पर खेल रहा है, पर उसको दूर दूर तक एडन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अपने घर के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद भी उसको एडन कहीं दिखाई नहीं दिया। अब ओलिविया को और ज़्यादा चिंता शुरू होने लगी। वो अपने घर के मेन जो फेंस वाला दरवाज़ा था वहाँ तक गई देखने के लिए कि क्या पता एडन बाहर न चला गया हो, बट वो दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। मतलब ये साफ था कि एडन अभी भी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ही है। बेशक एडन के दोस्त पास वाली प्रॉपर्टी पर उस टाइम खेल रहे थे। ओलिविया ने उनको भी आवाज़ लगाई, लेकिन उन दोस्तों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, आज एडन हमारे साथ खेलने नहीं आया और ना ही उसने हमको बुलाया, वरना हम उसके साथ ही आकर खेलते। परेशान होकर ओलिविया अपनी प्रॉपर्टी में आई और अब 13 एकड़ की प्रॉपर्टी कोई छोटी तो होती नहीं, बहुत बड़ी होती है। प्रॉपर्टी के अंदर छानबीन करने के लिए ओलिविया ने खुद ही इधर उधर देखना शुरू कर दिया और वो फाइनली इस स्पॉट पर जाकर पहुंची जहां पर उसे उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। जी हाँ, उनकी ही प्रॉपर्टी के अंदर एक छोटा सा नेचुरल तालाब था और जैसे ही ओलिविया अपने बेटे एडन को ढूंढते ढूंढते उस तालाब तक गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? क्योंकि उस तालाब के पानी के ऊपर उसके बेटे एडन की लाश तैर रही थी। जी हाँ, जैसे ही ओलिविया ने सामने का सीन देखा, उसके मुंह से ज़ोर से चिल्लाहट निकली। वो तुरंत पानी में उतरी और अपने बेटे को खींचने के लिए, बेशक उसको खुद तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने साइड में पड़ी हुई झाड़ियों से अपने बेटे को झाड़ियों के अंदर उलझाकर अपने पास खींचा
उसको किनारे तक लेकर आई, उसको बाहर लेटाकर उसके अंदर मौजूद सारा पानी निकाला, लेकिन एडन अब जगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब एडन की मौत हो चुकी थी। ये चीज़ ओलिविया के सामने इतनी ज़्यादा जल्दी हुई कि उसको समझ ही नहीं आया कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए सीधा अपने विला के अंदर गई, दरवाज़ा खोलकर सीधा मेन हॉल में गई जहाँ पर वो लैंडलाइन रखा हुआ था। उसने लैंडलाइन में तुरंत ही अपने पति यानी ट्रेविस को कॉल किया, उसके ऑफिस में कॉल किया, उससे बात करके तुरंत उसे वापस घर आने के लिए कहा। जैसे ही ट्रेविस घर पर आया उसने पूछा कि ओलिविया क्या हुआ है। ओलिविया उसको सीधा उस तालाब तक लेकर गई जहाँ पर उसके किनारे पर एडमिन की लाश रखी हुई थी। जैसे ही ये चीज़ ट्रेविस ने देखी, ट्रेविस ओलिविया से पूछने लगा कि ये सब क्या हुआ और ये सब कैसे हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ था और तुमने एडन को घर से बाहर ऐसे आने ही क्यों दिया। ओलिविया ने कहा कि तुम मुझ पर ब्लेम क्यों लगा रहे हो, मैंने तो जस्ट उसको खेलने के लिए बाहर भेजा था, अब उसके साथ ये सब कैसे हो गया मुझे नहीं पता। तुरंत ही ओलिविया और ट्रेविस ने मिलकर एडन को गाड़ी में अंदर रखा और उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर गए। क्या पता, उनको उम्मीद थी शायद उनका बेटा अभी भी बच सकता है, लेकिन एडन तो काफ़ी घंटों पहले ही मर चुका था। अब ऑब्वियसली जिन डॉक्टरों ने एडन को उस टाइम पर जांचा था उनको समझ आ चुका था कि एडन की मौत हो चुकी है और ये यहाँ तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई जानबूझकर उसे डुबाएगा। अब यहाँ पुलिस केस बनता है तो तुरंत ही पुलिस वालों को बुला लिया गया और पुलिस वालों ने भी जब देखा कि एडन की मौत डूबने से हुई है तो डॉक्टरों से पूछने लगे कि क्या जनाब आपको इसमें कोई फॉल प्ले दिखता है या कोई षड्यंत्र वगैरह दिखता है। तो डॉक्टरों ने उसी टाइम पर एडन का पोस्टमार्टम किया और कह दिया कि ये एक एक्सीडेंटल ड्रॉइंग है, ये कोई अचानक से हादसा हुआ है जिसकी वजह से ये हो गया कि एडन खेलते खेलते उस वक्त तालाब के पास गया होगा या फिर जानबूझकर उसके पास गया होगा और उसका पैर फिसल गया, वो बैलेंस नहीं कर पाया और उसको तैरना नहीं आता था जिसकी वजह से उसकी डूबकर मौत हो गई। ये सारी चीजें अब ओलिविया सुन रही थी तो उसके दिमाग के अंदर ये सारी चीजें रजिस्टर ही नहीं हो पा रही थी कि उसका बेटा इस तरीके से जा सकता है। दोनों ये लोग अपने बेटे की लाश को लेकर अपने घर पर आ चुके थे और 2 दिन बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। सारे रिश्तेदार जो मौके पर आए थे वो भी सब जा चुके थे, जो भी पड़ोसी मौके पर आए थे वो भी अपने घर जा चुके थे। ओलिविया और ट्रेविस अब अपने इस विला के अंदर इस बड़ी सी प्रॉपर्टी के अंदर अकेले बचे हुए थे और इस एक्सीडेंट के बाद से ही ओलिविया और ट्रेविस के अंदर इतना ज्यादा मनमुटाव रहने लगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगे थे। तुम्हारी वजह से हम आज अपने बेटे को खो चुके हैं। ओलिविया ट्रेविस को बोल रही थी कि तुमने अपने बेटे को आज तक कभी भी टाइम नहीं दिया, इसलिए उसको बाहर अकेले ही खेलना पड़ता। उसके पलट में ट्रेविस उसको बोल रहा था कि तुम तो घर पर थी, तुम तो उसको टाइम दे सकती थी, फिर ये हादसा कैसे हुआ, इसलिए सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई इतनी ज्यादा हुई कि 1919 का टाइम आते आते दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स लेने का फैसला किया और फाइनली ट्रेविस ने डिवोर्स लेकर इस विला को छोड़कर अपने दूसरे शहर में जाकर अपना दूसरा परिवार भी बसाया और वो इस एक्सीडेंट को प्रॉपर पूरी तरह से भूल चुका था। और दूसरी तरफ उस विला के अंदर बेचारी ओलिविया अब अकेले अपनी जिंदगी निकाल रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अकेली महिला जिसके बेटे की हाल ही में मौत हुई है, उसका पति उसे छोड़कर जा चुका है और इस 13 एकड़ की प्रॉपर्टी के अंदर अकेले कैसे जिंदगी निकालेगी। लेकिन फिर भी ओलिविया ने खुद को संभाला, आस पड़ोसियों से मिलजुल कर रहती थी, आस पड़ोसियों को बताती थी कि उसके बेटे की उसको कितनी ज्यादा याद आती है। लेकिन फिर भी अब वो लोग भी क्या कर सकते थे, जहाँ पहले ओलिविया और उसका परिवार इस सेलेना गाँव के अंदर तकरीबन हर रोज घूमते हुए दिखाई दिया करता था, कभी शॉपिंग के लिए, कभी घूमने के लिए, कभी इधर उधर लोगों से मिलने के लिए। अब जैसे ही परिवार टूटा, बेचारी ओलिविया ने धीरे धीरे इस घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। और जैसे ये चीज़ वहाँ रहने वाले लोगों ने नोटिस करी कि ओलिविया बहुत कम घर से बाहर निकलती है, तो ऑब्वियसली वो छोटा सा शहर था, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वो लोग सिंपैथी बनाने के लिए सभी लोग एक साथ ओलिविया से मिलने के लिए ओलिविया को जाकर समझाते हैं कि देखो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करो, तुम्हारी खुद की आगे की लाइफ भी पड़ी है, तुम अगर पिछले दुखों को लेकर बैठी रहोगी तो आज का करंट टाइम यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर तुम बर्बाद करोगी और इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ से मूव ऑन करो और अपनी ज़िंदगी आराम से जियो। लेकिन इसी पॉइंट के बाद से ओलिविया ने उन सब लोगों से बात करना बंद कर दिया था, जो लोग उसको सिंपैथी देने के लिए आए थे, जो लोग उसको समझाने के लिए आए थे। यहाँ तक कि ओलिविया खुद के परिवार, जो उसके माता पिता थे और जो भाई बहन थे, उससे भी बात करना बंद कर देती है। धीरे धीरे वो सबसे कटती जाती है। उसकी दुनिया अब इस विला के अंदर ही रह चुकी थी। उसने इस विला से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। सितंबर 1991 यानी कि 1991 वो टाइम था जब फाइनली अंतिम बार ओलिविया को इस विला से बाहर कभी घूमते हुए देखा था। इसके बाद से पूरे सेलेना गांव के लोगों ने नोटिस करा कि इस घर के अंदर कभी भी इसका मेन गेट नहीं खुलता। इसके अंदर ओलिविया, जो कि ऑब्वियसली रहती है, वो इस घर से बाहर नहीं आती। सितंबर 1991 के बाद से किसी ने ओलिविया को बाहर आते नहीं देखा था। जो भी उसके ज़रूरी सामान या चीज़ें होती थी वो सारी उसके घर पर ही पहुंचती थी। आसपास मौजूद दुकानदारों ने बताया कि हमें ओलिविया मैडम ने कहा था कि इतना सामान इतने दिनों बाद हमारी खिड़की के अंदर रख के आना और मैं वहाँ से अपने आप पिक कर लूँगी।
वहीं पर तुम्हें पैसे मिलेंगे, पैसे उठाकर अपना वापस चले जाना। लेकिन अब आप सोच कर देखिए कि एक महिला इस तरीके से अपने आप को क्यों बंद करेगी। इसके पीछे एक बहुत बहुत ज़्यादा डार्क मौजूद था। वहाँ लोकल रहने वाले लोगों ने जब ये चीज़ नोटिस करी कि इस घर की अब लाइट्स भी चलना बंद हो चुकी है, इस घर के दरवाजे अब कभी नहीं खुलते, और फाइनली ओलिविया मैडम ने अपने लिए सामान मंगवाना भी बंद कर दिया है, तो इन सभी लोगों ने बस यही सोचा कि हो सकता है ओलिविया अपना सारा सामान पैक करके इस घर को बंद करके यहाँ से दूर चली गई हो और सभी को बिना बताए अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हो। सभी लोगों के माइंड में यही आया, सभी को ये चीज़ बेस्ट लगी कि हाँ, उसकी भी ज़िंदगी है, वो कुछ भी करे, खुशियाँ तो सबको चाहिए, आज़ादी सबको पसंद है, वो अपनी ज़िंदगी में जो भी करे उसकी मर्जी है। किसी ने भी उस बात पर गौर नहीं किया और अब टाइम बीतता रहा। टाइम बीतते बीतते पूरे 2.5 साल का टाइम बीत चुका था। इन 2.5 सालों के अंदर आसपास रहने वाले लोगों ने इस घर को डेली देखा। डेली घर के सामने से वो निकलते, इस घर को आते जाते देखते, लेकिन किसी को भी इसके अंदर कुछ अजीब दिखाई ही नहीं दिया कि 27 फरवरी 1994 का दिन आ चुका था और रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास सेलिना पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस के अंदर एकदम से घंटी बजी और वहाँ पर मौजूद उस ऑफिसर ने जब वो फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऑफिसर बार बार पूछ रहा था कि हाँ बताओ, आपको कोई इमरजेंसी है, कोई दिक्कत है। दूसरी तरफ से बिल्कुल शांति थी, दूसरी तरफ से किसी की कोई आवाज नहीं थी। अब काफी देर तक हेलो हेलो करने के बाद उस ऑफिसर ने वो फोन वापस कट कर दिया, लेकिन जैसे उसने वो फोन कट किया दोबारा से उसकी फोन की घंटी बजी। उसने दोबारा वो लैंडलाइन फोन उठाया और पूछने लगा कि जी बताइए, आप कौन और आपको क्या जरूरत है पुलिस वालों की, आपको कोई इमरजेंसी है। लेकिन अब की बार भी दूसरी तरफ से बिल्कुल शांति, दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। काफी देर तक हेलो हेलो करने के बाद वो ऑफिसर ऑब्वियसली खुद से परेशान हो चुका था। उसको लगा कि हो सकता है कोई उसके साथ मजाक कर रहा हो, टाइम पास करने वाले बहुत मिल जाएंगे, न सिर्फ यहाँ बल्कि अमेरिका में भी। उसने जस्ट वो फोन वापस हैंग किया और अपने काम धंधे पर लग चुका था। बट तकरीबन 20 मिनटों के बाद उसका फोन दोबारा से बजा। वो दोबारा से फोन के पास गया, उसने फोन पिक किया और हेलो हेलो करने लगा, लेकिन अब की बार फिर से वो कॉल बिल्कुल शांत था और तकरीबन 1 घंटे के अंदर 4 बार वो कॉल्स आई, लेकिन चारों बार दूसरी तरफ से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब चौथी बार जब वो कॉल आया तो उस कॉल से वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसने हेलो करके पूछा कि हाँ भाई कौन है बताओ, वरना मैं फोन कर रहा हूँ और मेरे सीनियर को जाकर रिपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन इतना सुनने के बाद भी दूसरी तरफ से किसी का कोई जवाब नहीं आया। उसने जो फ़ोन वहीं पर रखा, अपने सीनियर के ऑफिसर में गया, बताया कि जनाब पिछले 1 घंटे के अंदर हमारे इमरजेंसी नंबर पर तकरीबन 4 कॉल्स आ चुके हैं और जब मैं फ़ोन उठाता हूं तो दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं देता। मैं हेलो हेलो बोल रहा था लेकिन सामने वाला कुछ नहीं बोलता। सीनियर को भी ये बात बहुत अजीब लगी और उसने कहा हो सकता है कोई मजाक करने वाला हो, लेकिन 1-2 बार करेगा, लेकिन बार बार क्यों करेगा। हो सकता है किसी को हमारी ज़रूरत हो और वो हमें कॉल करके अपने पास बुलाना चाहता हो, वो किसी मुसीबत में हो और वो खुद बोल ना पा रहा हो। तो सीनियर ऑफिसर ने अपने जूनियर को आदेश दिया कि तुम इस कॉल को ट्रेस करो कि कॉल कहाँ से आ रही है और हो सकता है हमें इसको जांचने के लिए जाना पड़े। तो तुरंत ही पुलिस ऑफिसर ने सर्विस प्रोवाइडर से एक इनकम कॉल की डिटेल मांगी। जब वो डिटेल आई तो सभी पुलिस वालों ने उस डिटेल को देखा, उसके ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ था, क्योंकि अब जांच करना तो जाना ही था क्योंकि फोन वहीं से आ रहे थे। तो पुलिस वालों की तकरीबन 3 लोगों की टीम इस गाड़ी के अंदर बैठकर सीधा उस एड्रेस तक गई। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये कॉल्स कहीं और से नहीं बल्कि ओलिविया मेबल के उसी विलेज से आ रही थी, जो तकरीबन पिछले 2.5 सालों से बिल्कुल शांत पड़ा था। उसके अंदर कोई जिंदगी भी रहती है इस चीज का किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि ओलिविया इस घर को छोड़कर अपनी जिंदगी जीने के लिए कहीं और जा चुकी है। लेकिन जैसे ही अब पुलिस वालों ने उस घर के सामने अपनी गाड़ी रोकी, तीनों पुलिस वाले अपनी गाड़ी से उतरे और उस घर का मेन जो फेंसिंग वाला दरवाजा था उस दरवाजे के ऊपर खड़े होकर वो सोच रहे थे कि इस घर के अंदर इतना अंधेरा है, ऑब्वियसली यहाँ कोई नहीं रहता होगा। इस घर के अंदर जो रहते थे वो इस घर को छोड़कर जा चुके हैं, तो इस घर से हमें कोई कॉल कैसे करेगा। लेकिन अब क्योंकि कॉल आई थी तो उनको जांच करना भी था, इसलिए इन पुलिस वालों ने उस मेन दरवाजे को जोर लगाकर थोड़ा खोल दिया और तीनों पुलिस वाले अपनी टॉर्च चलाकर इधर उधर देखते हुए मेन विला तक गए। अब जैसे ही वो लोग मेन विला तक पहुँचे, उसकी हालत देखकर ये लोग बिल्कुल दंग रह गए। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो हॉन्टेड हाउस में आ गए हों, और ऐसा इसलिए कि सारे के सारे खिड़की दरवाजे प्रॉपर तरीके से फूल चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनको जन्मों जन्मों से कभी खोला ही ना गया हो, उसके अंदर मॉइस्चर आ गया। और ऐसा ही बिल्कुल इस घर के सारे खिड़की दरवाजे फूल कर एक दूसरे से बिल्कुल चिपक चुके थे, उनको खोलना लगभग नामुमकिन था। अब जैसे ये चीज इन पुलिस वालों ने नोटिस करी, वो सोच रहे थे कि आखिर हमें इस घर से फोन कैसे आया,
क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि अंदर कोई नहीं रहता। हमें इस घर की जांच नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस पुलिस टीम के अंदर एक फ्रेंचेस्का नाम की पुलिस ऑफिसर भी मौजूद थी। उसको इस घर के अंदर बहुत अजीब सा लगा। उसने कहा कि हमें एक बार अंदर जाकर जरूर देखना चाहिए, क्या पता कोई अंदर मौजूद हो, किसी को किसी ने किडनैप करके रखा हो। ऐसे लोग इस तरह की प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो हमें एक बार अंदर जरूर जांचना चाहिए। बाकी दोनों पुलिस वालों ने कहा ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो हम अंदर जरूर जाएंगे। तीनों पुलिस वाले ऑफिसर ने मेन दरवाजे पर खड़े होकर उसके हैंडल को पकड़कर इधर उधर हिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जाम हो रखा था। ऑब्वियसली उसको खोलना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन उन तीनों ने अपना पूरा जोर लगाकर उस दरवाजे को तोड़ा और फाइनली अपनी टॉर्च को दोबारा जलाकर वो इस विला के अंदर एंटर कर चुके थे। ये लोग जैसे इस विला के अंदर एंटर हुए, इन लोगों ने अपनी अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। सारे के सारे सामानों के ऊपर धूल की तकरीबन 30 से 4 इंच की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भी सामान को जन्मों से नहीं खोला होगा। यूज करना तो दूर की बात है, फर्श के ऊपर भी धूल के अंदर अपने पैरों को जमाते हुए ये तीनों लोग इस विला को गौर से देखने लगे कि क्या पता किसी को हमारी जरूरत हो। और फाइनली इन तीनों पुलिस वालों का ध्यान उस लैंडलाइन फोन पर गया, जिस फोन से उन पुलिस वालों को वो कॉल जा रही थी। इन लोगों ने तुरंत जाकर उस फोन के ऊपर से धूल हटाई। ऐसा लग रहा था देखने से कि जैसे इस फोन को बहुत लंबे टाइम से इस्तेमाल न किया गया हो, लेकिन फिर भी इस फोन के अंदर अभी भी कनेक्शन मौजूद था। इन फोन से अभी भी फोन किया जा सकता था, लेकिन वो फोन किसने किया? अगर किया हो तो उसके निशान भी तो इस फोन के ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन इस फोन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ धूल जमी हुई थी। खैर, उस फोन को वहीं छोड़कर ये लोग टॉर्च लेकर आगे सिर्फ देखने लगे, हर कमरे की तरफ देखने लगे। इस घर के हर कमरे के अंदर प्रॉपर अंधेरा मौजूद था। हर जगह इतने बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। उन जालों को हटाते हुए, धूल मिट्टी के अंदर खांसते हुए तीनों पुलिस ऑफिसर इधर उधर देख रहे थे और इस घर के अंदर जांच कर रहे थे। तभी फाइनली ये लोग एक ऐसे कमरे तक पहुंचे जो अंदर से बंद किया गया था। जैसे ही लोग कमरे के अंदर पहुंचे, इसका दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह दरवाजा अंदर से बंद था। फाइनली इन तीनों लोगों ने मिलकर उस कमरे के दरवाजे को भी तोड़ डाला और जैसे उन लोगों ने उस दरवाजे को तोड़ा, सामने का नज़ारा देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। जहाँ ये पूरा का पूरा घर इतना ज़्यादा धूल मिट्टी के अंदर अटा हुआ था, हर जगह सिर्फ धूल मिट्टी के अलावा, मकड़ियों के जालों के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। लेकिन ये कमरा इस पूरे घर से अलग था। ये कमरा एकदम नीट एंड क्लीन, इसके अंदर अभी भी रोशनी मौजूद थी, इसके अंदर लाइट अभी भी जल रही थी। पूरा का पूरा कमरा, सामान एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से सेट करा हुआ रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सामान ही मौजूद नहीं था, यहाँ पर और भी बहुत कुछ मौजूद था। जी हाँ, जिस कमरे के अंदर अभी ये लोग घुसे थे, ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि एडन मेबल का ही था। जी हाँ, 7 साल के बच्चे का, जो उसी तालाब के अंदर डूबकर मारा जा चुका था। जैसे ये लोग इस कमरे के अंदर घुसे, इन लोगों को बहुत अजीब सी फीलिंग आई। क्योंकि पूरा घर इस तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ था, मकड़ी के जालों ने उनको भर रखा था, इतनी सारी धूल मिट्टी और कबाड़ वहाँ पर पड़ा हुआ था। लेकिन ये कमरा उन सबसे अलग था। कैसे? इस कमरे का ध्यान कौन रख रहा है? जैसे वो लोग अपनी टॉर्च लेकर उस कमरे के अंदर घुसे, इन लोगों ने थोड़ी सी धीमी रोशनी के अंदर अपने टॉर्च जलाकर सब कुछ देखना शुरू किया। फाइनली इन तीनों पुलिस वालों का ध्यान सामने वाले कॉर्नर की तरफ गया, जहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई थी और उस कुर्सी के ऊपर और कोई नहीं बल्कि ओलिविया मेबल बैठी हुई थी। स्लीपर पहनकर, एक नाइट गाउन पहनकर, अपने हाथों में एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया उसने पकड़ी हुई थी। लेकिन ओलिविया मेबल अब मर चुकी थी। जी हाँ, देखने से ही लग रहा था। सामने जैसे इन लोगों ने उस टॉर्च से ओलिविया मेबल की लाश देखी, सामने उस कुर्सी पर रखी हुई थी। ये लोग इतने ज्यादा डर गए कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अभी जो चीज देख रहे हैं वो सच भी है या नहीं। क्योंकि सोचकर देखे कि आप इस तरीके के घर के अंदर जाएं और तभी आपको टॉर्च सामने जलाते हुए एक महिला बहुत डरावनी सी कंडीशन के अंदर एक कुर्सी के ऊपर मरी हुई दिखाई दे, तो आपका क्या होगा? ऑब्वियसली इन लोगों का भी यही हाल हुआ था। ये तीनों लोग अपनी हिम्मत दिखाकर उस लाश के पास गए, इधर उधर देखने लगे कि आखिर ओलिविया के साथ हुआ क्या है। लेकिन उनको कुछ भी नहीं समझ में आया। उन्होंने तुरंत अपने बैकअप टीम को कॉल किया, वॉकी टॉकी से बैकअप टीम को यहाँ पर बुलाया और अब इस घर की पूरी जांच की जानी थी। सिर्फ यहाँ पर ओलिविया मेबल की लाश नहीं मिली थी, बल्कि अभी तो इस घर से बहुत कुछ मिलना बाकी था। तुरंत ही मौके पर पुलिस की सारी टीम इस घर में पहुंच चुकी थी। सभी लोग इस घर के अंदर घुसे और उसी कमरे तक गए और जाकर सीधा ओलिविया मेबल की लाश को अपने कब्जे में लिया। उसकी लाश को एक एम्बुलेंस के अंदर डालकर सीधा नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। अब बाकी पहुंचे पुलिस वाले ऑफिसर इस कमरे की जांच कर रहे थे। न सिर्फ इन लोगों को यहाँ पर ओलिविया मेबल की इस कंडीशन में, इस सड़ी हुई कंडीशन में लाश पूरी तरीके से डिकम्पोस्ट हो चुकी थी, उस कंडीशन में ओलिविया की लाश मिली, बल्कि इस कमरे के दूसरे सामने वाले कॉर्नर में उनको एक बहुत ही अजीब सा दरबार लगा हुआ दिखाई दिया। क्योंकि वो दरबार से कम नहीं लग रहा था। वहाँ एक टेबल, उसके ऊपर एडन यानी कि ओलिविया के बेटे एडन की काफी सारी फोटोज रखी हुई थी और साथ में वहाँ पर और भी बहुत सारा सामान, उसके खिलौने और उसके अलावा सैकड़ों लेटर्स लिखे हुए थे। और ये लेटर्स किसी और के नहीं बल्कि ओलिविया ने ही लिखे थे अपने बेटे एडन मेबल के नाम पर। पुलिस वालों ने उन लेटर्स को देखा
तो एक एक करके उन लेटर्स को समेटना शुरू किया और सारे के सारे लेटर्स अपने कब्जे में लिए और भी वहाँ पर जो भी सामान पड़ा हुआ था उन सामान की वहाँ पर फोटोज क्लिक की गई। पर उनको बहुत अजीब चीज पता लगी। पुलिस वाले सबसे पहले डॉक्टर से मिलने के लिए गए ओलिविया के बारे में पूछने के लिए। तो डॉक्टर्स ने बताया कि ओलिविया की मौत तकरीबन 4 महीने पहले हुई होगी। लेकिन ओलिविया की मौत का रीज़न मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा। जी हाँ, डॉक्टर्स ने बताया कि ओलिविया की मौत डिहाइड्रेशन प्लस भूख की वजह से हुई है। तो क्या मरने से पहले ओलिविया ने खाना पीना छोड़ दिया था, उस वजह से उसकी मौत हो गई, उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया? लेकिन ऐसा क्यों, और 4 महीने पहले मौत का क्या मतलब है? जबकि ओलिविया तो तकरीबन 2.5 साल से इस घर से बाहर कभी निकली ही नहीं, कभी किसी ने उसको देखा तक नहीं। तो आखिर बाकी के 2 सालों के अंदर ओलिविया इस घर के अंदर क्या कर रही थी? इसका जवाब जब पुलिस वाले वापस उस कमरे में गए उनको वहाँ पर मिल चुका था। जी हाँ, जब पुलिस वालों ने उन लेटर्स को पढ़ना शुरू किया तो पुलिस वाले समझ चुके थे कि बेचारी ये ओलिविया अपने बेटे की मौत का दुख झेल ही नहीं पाई। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है। वो अपने बेटे की याद में सारा दिन उसके पोएम्स वगैरह, लेटर्स वगैरह, उसको कहानियां लिख लिख कर भेज रही थी अपनी तरफ से। क्या तुम ठीक हो या फिर नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम कब आओगे, इसके लिए अलग अलग पॉइंट्स लिख रही थी, उसके लिए अलग अलग कहानियां लिख रही थी, उसके लिए अपने मन की बातें लिख रही थी कि एडन तुम जहाँ भी हो मेरे लेटर्स को स्वीकार करो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब पुलिस वाला ने ओलिविया की लाश को सबसे पहली बार देखा था उसके हाथ में एक गुड़िया भी मौजूद थी। और जब पुलिस वालों ने इस गुड़िया की जांच की तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये गुड़िया कैसी है, ये लकड़ी की अजीब सी गुड़िया, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। लेकिन इसका असली मतलब तिब्बतियन लोगों ने बताया कि इसे हम तुल्पा के नाम से जानते हैं, जहाँ तुल्पा तिब्बतियन लोगों के अंदर एक खास तरह की प्रैक्टिस है जिसके थ्रू वो मरे हुए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लेटर्स पुलिस वालों को हमारी संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिले। अब संस्कृत भाषा उनको उस टाइम में पढ़ने नहीं आती थी, इसलिए स्पेशल लोगों को बुलाया गया जो संस्कृत भाषा को पढ़कर उसका मतलब निकाल सके। और इन सारे लेटर्स का मतलब पुलिस वालों को बस यही समझ में आया कि ओलिविया किसी तरीके से तुल्पा के थ्रू या फिर और किसी तरीके के थ्रू अपने बेटे एडन से बात करने की कोशिश कर रही थी। या तो वो उसको अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी या फिर खुद उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी। न सिर्फ पुलिस वालों के सामने बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग थी कि ओलिविया उनके सामने ही इस घर के अंदर रह रही थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। किसी ने भी इस घर के अंदर जाकर देखने की कोशिश ही नहीं करी, किसी ने भी ओलिविया को ढूंढने की कोशिश नहीं करी, उससे बात करने की कोशिश क्यों नहीं करी। अगर कोई बात करता तो शायद ओलिविया जिंदा होती, लेकिन सभी को लगा कि ओलिविया यहाँ से जा चुकी है। लेकिन ओलिविया तो इस घर के अंदर मौजूद थी, अपने बेटे के कमरे में कुर्सी पर बैठकर एक तुल्पा के थ्रू अपने बेटे से बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब पुलिस वालों के सामने सिर्फ सवाल ही सवाल थे, जवाब लगभग ना के बराबर। और सबसे बड़ा सवाल पुलिस वालों के सामने ये था, वो फ़ोन कॉल्स आखिर किसने किए, क्योंकि इस पूरे लैंडलाइन फ़ोन के ऊपर कहीं भी कोई फिंगरप्रिंट के निशान ही मौजूद नहीं है। देखने से ये ऐसा लग रहा है जैसे इनको जन्मों से कभी यूज़ ही ना किया गया हो, ये किसी कबाड़ का एक हिस्सा हो। इस लैंडलाइन फ़ोन से पुलिस वालों के नंबर पर कॉल किया गया, लेकिन आखिर वो कॉल किसने किया था? अब न सिर्फ वहाँ के लोकल लोग बल्कि मीडिया वालों का भी खास ध्यान इस केस के ऊपर गया और सभी अब पुलिस वालों से यही पूछ रहे थे कि आखिर ओलिविया मेबल के साथ क्या हुआ है, उसकी लाश इन हालतों के अंदर क्यों मिली है, और पिछले 3 सालों के अंदर ओलिविया ने क्या क्या कुछ देखा, और पिछले 3 सालों के अंदर ओलिविया अपने घर के अंदर क्या कर रही थी। इन सबसे ज़्यादा शॉकिंग डिस्कवरी तो अभी पुलिस वालों के हाथ लगना बाकी था। जी हाँ, जैसे ही पुलिस वाले उन लेटर्स के अंदर उन चीज़ों को पढ़ रहे थे जो ओलिविया ने अपने बेटे के लिए लिखी थी, तभी उस लेटर्स में से एक लेटर पुलिस वालों के सामने आया। उस लेटर के अंदर जो लिखा हुआ था वो चीज़ पुलिस वालों के लिए मैटर नहीं करती थी। उस लेटर के कोने में जो लिखा हुआ था वो चीज़ पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि ओलिविया ने जिस भी दिन अपने बेटे के नाम पर जो भी लेटर लिखा, उस लेटर को लिखने के बाद ओलिविया हर दिन वो डेट डाल रही थी जिस दिन उसने वो लेटर लिखा है अपने बेटे को। उस अंतिम लेटर के ऊपर भी वो डेट लिखी हुई थी, और वो डेट और कोई नहीं बल्कि 27 फरवरी 1994 ही लिखी थी। वही दिन जिस दिन पुलिस वालों के पास कॉल्स आई थी, और जिस दिन पुलिस वालों ने इस घर का दरवाज़ा तोड़कर उसके अंदर दाखिल किया था, और वही दिन जिस दिन पुलिस वालों को ओलिविया की लाश मिली थी। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि ओलिविया की मौत तकरीबन 4 महीने पहले हो चुकी है। अगर ऐसा था तो आखिर वो लेटर्स कौन लिख रहा था, और आखिर वो फ़ोन कॉल्स किसने किए? अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यही वो असली लेटर्स है जो ओलिविया के हाथ से लिखा गया था। इसमें ऊपर राइट साइड के कोने पर दूसरा महीना 27 तारीख और 1994 साल लिखा हुआ है। लेकिन ये तारीख चौंकाने वाली नहीं थी। इस लेटर्स के अंदर जो लिखा था वो भी बहुत दिल दहला देने वाला था। इसके अंदर लिखा हुआ था, एडन आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जो भी कुछ हो रहा है वो मुझे नहीं होने देना चाहिए, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ।
इसके नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ था, आई विल नॉट लेट यू कीप मी यू वाइल आई विल क्रेचर, मॉम इज कमिंग फॉर यू एडन माई स्वीट एडन, मतलब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ रही है एडन। ऑब्वियसली इस लेटर को पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि एक माँ अपने बेटे की मौत का दुख झेल नहीं पाई और शायद हो सकता है उसकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं हुई होगी और इस वजह से वो अपने बेटे से कांटेक्ट करने के लिए लेटर्स का इस्तेमाल कर रही थी। लेटर्स लिखकर अपने बेटे को देती और बेटे के रूप में सामने उसने वो दरबार लगा रखा था एडन की फोटोज के साथ और साथ में वहाँ पर और भी बहुत सारे तुलपास बना कर रखे हुए थे। लेकिन इस लेटर के अंदर एक लाइन जिसने सबका ध्यान खींचा, आज तक वो चीज सभी को डिस्टर्ब कर रही है। जी हाँ, इस लेटर्स के अंदर लाइन लिखी हुई थी, आई विल नॉट लेट यू कीप मी यू वाइल आई विल क्रेचर। ऑब्वियसली यहाँ ओलिविया ये चीज अपने बेटे एडन को तो नहीं बोल रही होगी। अगर वो अपने बेटे को बोल रही होती तो आखिर किसको वाई आई विल क्रेचर कह रही है? वो आखिरकार किसको कह रही थी कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी या फिर तुम्हारे कब्जे में मैं नहीं रहूंगी। लोग बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर, फोकस लगाकर कुछ ऐसी शक्तियाँ डेवलप करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज डेवलप करते हैं जिससे वो मरे हुए लोगों से बात कर सके। लेकिन काफ़ी बार ये चीज़ देखी गई है कि तुलपा को बनाने के चक्कर में लोग ऐसी चीज़ें डेवलप कर बैठते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और हो सकता है शायद यहाँ ओलिविया के साथ भी यही हुआ हो कि तुलपा बनाने के चक्कर में ओलिविया ने कुछ और ही चीज़ बना डाली होगी, अपने माइंड के अंदर ही एक इमेजिन चीज़ जो उसको डरा रही थी और इस हद तक डरा रही थी उसने इस लेटर में लिखने के बाद अपनी जान दे दी। लेकिन आखिर वो कॉल्स 27 तारीख को किसने किए और दूसरा वो 27 फरवरी 1994 वाला लेटर किसने लिखा? क्योंकि ओलिविया की तो मौत कम से कम 4 महीने पहले हो चुकी थी। हम मान लेते हैं कि लेटर्स तो हो सकता है उसने पहले ही लिखा हो इस डेट को, लेकिन कैसे? उसे पता था कि इस दिन कॉल्स भी जाएंगी पुलिस वालों के पास और इसी दिन पुलिस वाले आकर इस लेटर को अपने हाथ में भी लेंगे, उसकी लाश भी मिल जाएगी। आखिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल थी? बेशक ओलिविया का ये घर अब घर नहीं था। ओलिविया के अंदर बहुत ही सारे ऐसे सवाल थे जो अभी भी अनसुलझे मौजूद हैं। इसके अलावा आज भी सेलिना गांव के अंदर वो घर खड़ा हुआ है। ओलिविया मेबल का वो घर आज भी वही मौजूद है, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक वो घर नहीं बिका। आज भी वो सेल के लिए है, लेकिन कोई भी उसे खरीदना ही नहीं चाहता। इसके अलावा लोकल लोग जो वहाँ रहते हैं उन्होंने बताया कि आज भी उनको ओलिविया के रोने की आवाज़ें इस घर से सुनाई देती हैं। अगर कोई रात के टाइम पर कान लगाकर ध्यान से सुने तो इसी घर के उसी कमरे से ओलिविया की रोने की आवाज़ बहुत आराम से कोई भी सुन सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।